नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टूरिज़्म की यूनिट 8 जिसका नाम है वैश्विक वितरण प्रणाली। इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि विश्व में किस तरीके से बंटवारा किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से हम जो हमारा काम होता है उसका वितरण करते हैं, उसका सिस्टम क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो इस यूनिट में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या कौशल हम प्राप्त करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें एयरलाइंस की समय सूची और उपलब्धता डिस्प्ले करना, किस तरीके से जो एयरलाइंस है उसकी समय सूची क्या होती है, किस समय कौन सी फ़्लाइट जाएगी, वो डिस्प्ले करना। ठीक है, दिखाना, उसको शो करना। किराया डिस्प्ले करना कि उसका किराया कितना होगा। होटल का पूरा विवरण और उपलब्धता डिस्प्ले करना, मतलब शो करना, सारी चीज़ों को डिस्प्ले करना। देशों, शहरों और एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस को डिकोड तथा एनकोड करना। एक्सचेंज रेट, मैप, एयरलाइन सीट मैप्स, लोकल टाइम्स, ऑनलाइन पोर्टल को डिस्प्ले करना। मतलब इस यूनिट में हम सब कुछ टेक्निकल ही पढ़ेंगे। हम नेटवर्क से रिलेटेड जो ऑनलाइन वर्क होगा वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी के लिए टूर की लागत और मूल्य की शीट की एक प्रति और पर्यवेक्षण शीट की प्रतियां होती है फोटोकॉपी। प्रत्येक समूह और अध्यापक के लिए पेन, मार्कर, पैकेज, टूर ब्रोशर का एक सेट और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हमें चाहिए क्योंकि ऑनलाइन वर्क है, सब कुछ डिस्प्ले करना है, तो हमें कंप्यूटर की भी इसमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम चलते हैं वैश्विक वितरण प्रणाली। अब ये है क्या? वैश्विक वितरण प्रणाली एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है जो एयरलाइंस, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल के बीच आपस में कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। यह कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम से अलग है, जो एयरलाइंस द्वारा इस्तेमाल होने वाला एक रिजर्वेशन सिस्टम है। इसको इस्तेमाल एयरलाइंस करती है। वैश्विक वितरण प्रणाली GDS का उपयोग ट्रैवल एजेंट द्वारा विभिन्न एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम पर रिजर्वेशन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। एक वैश्विक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण पक्ष में एयरलाइंस के CRS से अलग है। एक GDS में अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होती है। यह इन्वेंट्री विभिन्न एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम में होल्ड की जाती है। GDS सिस्टम में सभी प्रमुख एयरलाइंस CRS के साथ लिंक होते हैं। जब एक ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल द्वारा एक खास एयरलाइंस की सर्विस के लिए रिजर्वेशन का अनुरोध भेजा जाता है कि हमें उसकी सर्विस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनको अनुरोध भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे। तो GDS सिस्टम इस अनुरोध को उपयुक्त एयरलाइंस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम पर भेज देता है। इससे ट्रैवल एजेंट को फ़्लाइट बुक करने के लिए एक GDS कनेक्शन और दुनिया के किसी भी एयरलाइंस की लगभग सभी सर्विस मिल जाती है। कुछ प्रमुख GDS सिस्टम हैं एमेडस, सैबर, गैलीलियो और वर्ल्ड स्पेन। ठीक है, ये इसके कुछ GDS सिस्टम के नाम हैं, ये हमें याद रखने हैं। एमेडस, सैबर, गैलीलियो और वर्ल्ड स्पेन। इसके बाद 8.2 है वैश्विक वितरण प्रणाली का विकास। किस तरीके से इस प्रणाली का विकास हुआ है? वैश्विक वितरण प्रणाली GDS का विकास 1960 के अंत और 1970 की शुरुआत में कई अमेरिकी एयरलाइंस द्वारा कार्यान्वित प्रथम कंप्यूटर आधारित रिजर्वेशन सिस्टम से किया जाता है। अमेरिकी एयरलाइंस AA वह पहली कंपनी थी जहां एक वास्तविक समय पर आधारित कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का विकास हुआ। तो ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकी एयरलाइंस AA वह पहली कंपनी थी जहां एक वास्तविक समय पर आधारित कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का विकास किया गया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, ये शॉर्ट में आ जाता है लिखने के लिए। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट SABRE की शुरुआत
1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी, तथा इससे प्रतिदिन लगभग 26,000 रिजर्वेशन पर कार्रवाई की जाती थी। 1960 के अंत और 1970 की शुरुआत में लगभग सभी बड़े कैरियर सहित यूनाइटेड, IWA और डेल्टा के पास अपना सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम CRS काम करता था, जबकि 1976 तक 1976 तक ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम ट्रैवल एजेंसियों में लगाए जाते, जिसे एजेंट को रिजर्वेशन बुक और चेंज करने के लिए सीधे तौर पर सिस्टम उपयोग करने की जगह रिमोट एक्सेस टर्मिनल का उपयोग करना होता था। स्पष्ट रूप से एयरलाइंस को भौगोलिक रूप से बिखरे हुए बाजार में अपने बुकिंग सिस्टम को चलाने के लिए एक बड़े प्रतिस्पर्धी लाभ मिलते थे जो इसमें भाग ले रहे थे। यह वितरित प्रणाली कंप्यूटिंग और स्टोरेज पावर बढ़ाने के साथ आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे रिजर्वेशन हमें बढ़ाने हैं कि जितने ज़्यादा हो सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पहले हमारे पास 8 GB का मेमोरी कार्ड आता था, है ना, स्टोर करने के लिए, इसी तरीके से इसकी भी हमें पावर बढ़ानी पड़ती है। 1978 तक SABRE 130 से अधिक स्थानों पर उपलब्ध था और इसमें 10 लाख एयरफेयर शामिल किए जा सकते थे। नियमन समाप्त होने के बाद 1978 में कंप्यूटर द्वारा रिजर्वेशन सिस्टम का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। भाई घर बैठे किसी को इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है तो उसका इम्पोर्टेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। और ये घूमना फिरना तो जहाँ तक हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग एयर से तो उन्हीं का ही काम होता है, तो फिर उनको फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। जल्दी मिल जाए, जल्दी से काम हो, घर बैठे फैसिलिटी मिल जाए। एजेंट के साथ CRS को तेज़ी से बढ़ावा देने से रिजर्वेशन की प्रक्रिया में और भी सुविधा मिलनी शुरू हुई। उदाहरण के लिए SABRI एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने के लिए अन्य CRS से किसी इन्वेंट्री को रोकने का निर्णय ले सकता था। पुनः एक खास एयरलाइंस के CRS को उनकी एयरलाइन संबंधी जानकारी अपने प्रतियोगियों से पहले डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। अब मार्केट में 3-4 कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, तो जो सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, है ना, तो लोग देखेंगे कि हाँ, कई लोगों को जल्दी होती है कि जल्दी से अच्छा ये आ गया, इनका चार्ट आ गया, डिस्प्ले हो गया, हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका ये रहता है कि सबसे पहले डिस्प्ले किया जाए, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को मार्केट में उतारा जाए, ताकि वे उपभोक्ता को बदलाव का मौका दे सके कि हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं और उन्होंने क्या चेंज लाया, क्या कुछ नया किया, वो उसको भी डिस्प्ले करते हैं कि ये नया है, इसमें आपको इतना प्रॉफिट होगा। यह रुझान ट्रैवल एजेंट के ज़रिए फ़्लाइट की बुकिंग कराने से और भी अधिक बढ़ गया जब उनके द्वारा CRS टर्मिनल प्रदान किए गए, जिसे हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल का नाम क्या था, हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं, हेलो इफ़ेक्ट था। इसके परिणाम स्वरूप 1984 में जब सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड ने इस सिस्टम का नियमन शुरू किया ताकि यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को ही एक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी बाजार मिलना सुनिश्चित किया जा सके, तो 1990 की शुरुआत में CRS और भी जटिल सिस्टम के रूप में विकसित हुआ। आंशिक रूप से इसे सामरिक संबद्धता द्वारा बढ़ावा मिला। सामरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, सामरिक मतलब जुड़ी हुई। इसको बढ़ावा मिला और अमेरिकी तथा यूरोपियन कैरियर के आपस में मिलने एक वास्तविक वैश्विक वितरण प्रणाली के बनने से यह और भी आगे बढ़ा। वैश्विक, जिसमें हम पूरे विश्व से कनेक्ट रहते हैं, पूरे विश्व से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा इन बुकिंग सिस्टम में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के एक साधन के रूप में इंटरनेट के उपयोग की क्षमता भी आशाजनक थी। इन विकासों की प्रतिक्रिया स्वरूप यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
USDOT ने GDS उद्योग का नियमन किया? यह अधिदेश दिया गया, मतलब ऑर्डर, अधिदेश दिया गया कि GDS के मालिक उड़ान या बुकिंग फीस के डिस्प्ले क्रम को सेट करने के लिए किसी एयरलाइंस को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, ना ही पीछे किया जा सकता है। सभी कैरियर को भेदभाव के बिना डेटा प्रदान किया जाए। अन्य सभी CRS सिस्टम एयरलाइंस CRS मालिकों के लिए सिस्टम में हिस्सा लिया जाए और 3 साल या कम की अवधि के लिए ट्रैवल एजेंट को संविदा प्रस्तावित की जाए। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया जाए। कितने सालों के लिए? कम से कम 3 सालों के लिए। एयरलाइंस के बारे में बात हो रही है, जो भी आप एयरलाइंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनी बनी है उसके लिए। GDS उद्योग का विकास 1990 में जारी रहा, इसलिए इन सिस्टम के लिए सार्वजनिक इंटरफेस की उपलब्धता बहुत अधिक बढ़ी, खास तौर पर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। WWW वेब के रोल आउट के साथ इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को कीमत, यात्रा समय और अनुसूची के बारे में सूचना तक असाधारण पहुंच प्राप्त हुई। आज एयरलाइंस के पास GDS, एक मिनट, GDS में कोई स्वामित्व हित नहीं है और USDOT द्वारा किए गए नियम समाप्त हो चुके हैं। इस समय 4 प्रमुख GDS प्रचलन में है: एमेडस, सैबर, गैलीलियो और वर्ल्ड स्पेन। ये सभी ट्रैवल एजेंट और उपभोक्ताओं को उड़ान की वास्तविक समय जानकारी प्रदान करते हैं। GDS के लिए सार्वजनिक इंटरफेस को निम्नलिखित तरीकों से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। एयरलाइंस वेबसाइटें, ठीक है, नंबर 1 पे है एयरलाइंस वेबसाइटें। दूसरा है GDS आधारित ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जैसे ट्रैवलोसिटी, एक्सपीडिया ट्रैवल और ऑर्बिट्स। तीसरा है ओपेक्स साइट, जिनके लिए कुछ प्रकार की बिड भुगतान के बाद ही वास्तविक यात्रा अनुसूची देखी जा सकती है, जैसे प्राइस लाइन, खास तौर पर कम किराए वाली साइट जो चुनी हुई मोलतोल के लिए टिप शीट के समान होती है। और 5वां है स्क्रीन स्क्रैपर साइट, जिनमें वास्तविक तौर पर अन्य साइटों से स्क्रीन को पढ़कर किराए की जानकारी दी जा सकती है और उपभोक्ता को बताई जा सकती है। ये हमारा 8.1 और 8.2 कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। वैश्विक वितरण प्रणाली का क्या अर्थ होता है? वैश्विक वितरण प्रणाली का विकास समय के साथ किस प्रकार हुआ? और इसमें एक एक्टिविटी है, किसी ट्रैवल ऑनलाइन पोर्टल को देखें, ऑनलाइन टूरिज्म बिजनेस सर्विस की विशेषताओं और पोर्टल पर समझें। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें करनी पड़ेगी ऑनलाइन। और जो ये क्वेश्चंस है 2 वैश्विक वितरण प्रणाली, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इनके आंसर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपने चैनल कला वर्ग से और कर दीजिए इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।